अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 5 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और मैंडेट का मामला है। और उस मामले के ऊपर उनकी अपनी जमात यानी मरकजी क़यादत कुछ करे ना करे, लेकिन जो कुछ आज हुआ है वो एविडेंट है, वो इस बात का मजहर है, अक्कास है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर 5 बड़े काम होने जा रहे हैं। आने वाले चंद दिनों के अंदर 5 बड़े काम होने जा रहे हैं। ये मैं मफरूजे की बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर और आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी बेस के ऊपर आपके सामने रखने लगा हूं। अब से थोड़ी देर पहले इंतहाई डिटेल के अंदर DGISPR यानी तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने तकरीबन कोई कमोबेश 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें नामवर सहाफ़ी, तज्जियाकार, रिपोर्टर्स मौजूद थे। सवालात हुए, सवालों के जवाब आए, लेकिन बहुत ही सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो जुमले क्या थे, डिटेल्स क्या थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कितने लोगों ने सवाल किए, सवाल कितने जो थे वो पर्टिनेंट थे, कितने जरूरी थे, उसका जवाब क्या आया, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ साथ वो जो 5 बड़े डिसीजंस मेरी नजर में मुझे लगता है कि हो चुके हैं, वो आखिर में चलकर मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से होता है। ये जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ना, ये वीडियो के नीचे टाइटल लगा हुआ होता है उर्दू के अंदर, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है जहां हैशटैग होते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। बाद औक़ात ऐसा होता है कि इधर उधर से नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करते हैं। तो आज मैं जरा फिर यूनिवर्सिटी अटायर में हूँ, मुझे याद आ गया आपने यूनिवर्सिटी का दौर कुछ साल पहले वाला, तो मैंने कहा वैसे ही क्यों ना लगा जाए। जनाब, इससे पहले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुज़विरात थे, पॉइंटर्स थे, वो शेयर करूं, आपसे सवाल है कि आपसे थोड़ी देर पहले तकरीबन 2 घंटे तवालत पर मुश्तमिल DGISPR साहिब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज कौन सा था? अगर आपने सुनी है, नहीं भी सुनी है, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज कौन सा था, वो नीचे मैक्सिमम कमेंट्स में आपने जरूर लिखना है। जनाब क्या बोलते हैं जरा सुनिएगा। अभी मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, मैं आगे चलकर आपको बता रहा हूं कि इसके मुज़विरात क्या आने जा रहे हैं। DGISPR फरमाते हैं कि इस शख्स ने पहले खत लिखे कि पाकिस्तान को, IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान को कर्जा मत दे, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी, और फिर कहता है कि इस फौज को टारगेट करें जिसने अपने से 8 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दे दिया। यह बयानिया दिल्ली का बयानिया है, DGISPR फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्कशन की है और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक शख्सियत जो जेल के अंदर है, उनके ट्विटर हैंडल से जारी होने वाले ट्वीट्स के ऊपर कमेंट किया है, तो मैं ये चीजें शेयर भी कर रहा हूं आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि आपकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका है। मैं फिर यहां पर डिस्क्लेमर दे देता हूं, क्योंकि इसको बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में डिस्कस किया गया, तो ही आपके सामने रखी जा रही हैं चीजें। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी, हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। DGISPR साहब ने कहा कि इनको यानी इमरान खान की सियासत को जंग लग चुका है, ये खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रखने लगा हूं। फिर वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि सवाल हुआ DGISPR से कि आप कहते हैं कि PTI रियासत मुखालिफ है, तो क्या आप हुकूमत से PTI पर पाबंदी लगाने का भी कहेंगे? ये मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया था। इसके जवाब में कहा गया कि ये रियासत का काम है और वो बहुत ज़हीन है, हम अपना मौक़िफ़ देते हैं, आप उनसे पूछें, ये फैसला उन्होंने करना है। अच्छा, मैंने जो मैं असेस कर पा रहा हूं ओवरऑल सिचुएशन को, गुज़िश्ता 24 घंटे की डिस्कशन को, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्या होने जा रहा है आखिर में जाकर मैं शेयर करूंगा। DGISPR कहते हैं कि अब बात इतनी बढ़ गई है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा।
پھر کہتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے، اسے سب پتا ہے، باقی سب غلط ہیں۔ اچھا، اس دوران انہوں نے بالکل قطعی طور کے اوپر عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹس ضرور چلے سلائیڈز کے اندر، ویڈیوز، اینیمیٹڈ ویڈیوز کے اندر ان کے ٹویٹ، انڈین کنیکشن، نیکسس، یہ ساری چیزیں چلی ہیں، لیکن نام نہیں لیا انہوں نے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو اندر بیٹھا ہے ذہنی مریض عمران خان، اس سے لے کر باقی جتنے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو فوج پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہی ان کی سیاست ہے۔ پھر سوال ایک پوچھا گیا ان سے، اور وہ سوال تھا میرے خیال میں سہیل آفریدی صاحب سے متعلق۔ ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کتا بھونک رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمہاری سوئی کیوں پھنسی ہوئی ہے فوج کے اوپر؟ بار بار کہہ رہے ہو ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو، ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو۔ پھر وہ کہتے ہیں فوج میرٹ بیس سسٹم پر چلنے والا ادارہ ہے، یہ وراثتی ادارہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا، یہ فوج اور عوام میں دراڑ نہیں ڈال سکتے۔ میں یہی کہوں گا کہ کتا بھونک رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ بہت سخت الفاظ کا استعمال انہوں نے کیا اور کھل کر کیا۔ پھر وہ سوال ہوا غریدہ فاروقی صاحبہ کا، وہ کہتی ہیں اپنی اولاد کو باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں، ان کو کھڑا کرو خوارج کے سامنے، لوگوں کو زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کے سوال کے یہ جواب میں انہوں نے بولا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ان کی پوری سیاست ریاست کے ادارے پر ہے، تم کیوں صبح شام فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف بولتے ہو؟ گرو اپ، یہ انہوں نے بولا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ فوج میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہو، تمہارا باپ بھی یہ دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ خیر پختونخوا میں گورنر راج لگانے سے متعلق ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا فیصلہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہاں پر بھی کھل کر وضاحت کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ کس نے چلایا کہ عمران خان مر گیا ہے؟ یہ انڈین میڈیا کے اوپر بھی چل رہا تھا، باقی افغان ٹائمز اور پھر وہ میں دیکھ رہا تھا خراسان انگلش، اس کے اوپر بھی یہ چیز چلی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ چیز کس نے چلایا کہ عمران خان مر گیا ہے؟ یہ کس پارٹی نارسسٹ، کس ذہنی مریض کا بیان ہے؟ اچھا، لفظ عمران خان نہیں بولا گیا، یہ کیونکہ میں بتا رہا ہوں ان سے منسوب کر کے بات کی گئی تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے خوارج کو اسپیس دی جائے، افغانستان کے ساتھ ریاست کی پالیسی ٹھیک نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ملک کی سیکیورٹی پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے؟ کوسچن مارک۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں اگر یہ ہوتا تو یہ کشکول لے کر مذاکرات کے لیے جا کھڑا ہوتا۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپیرنٹلی خان صاحب سے متعلق بات کی ہے۔ یہ یعنی یہ پی ٹی آئی بیانیہ بنانے کے استاد ہیں۔ پاکستان میں اب جھوٹ اور فریب مزید نہیں چلے گا۔ تم 12-13 سال سے ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہو، تمہاری گورننس کہاں ہے؟ کوسچن انہوں نے اٹھایا۔ پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا بیانیہ اب مزید نہیں چل سکتا کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر سے منصور علی خان نے مکالمہ کیا، سوال کیا کہ آپ نے آج عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ کہا ہے، ماضی میں فاطمہ جناب، بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو بھی سیکیورٹی تھریٹ کہا جاتا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے نواز شریف سیکیورٹی تھریٹ تھے، آج ان سے بہتر کوئی لیڈر نہیں ہے، تو کل کو کیا پھر ہمیں بھی یہی سننے کو ملے گا؟ تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ماضی میں ان تمام لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، جو اب یہ کر گئے ہیں ہم نے ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھا دیا۔ گورنر راج کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ کیا کے پی والے بھائیوں بہنوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ایک ٹولہ ان پر مسلط ہو گیا؟ ایک شخص کی ذہنیت جو اپنی ذات سے آگے نہیں سوچ سکتی وہ ان کے مقدر سے کھیلتا رہے۔ حکومت، پارلیمنٹ اور سٹیک ہولڈرز نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اپنا ان پٹ دینا ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا۔ جی پھر جو سوال منصور علی خان کا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افواج نے اتنے واضح طریقے سے کبھی کسی شخص کے بارے میں بیانیہ نہیں رکھا جتنا اب کھل کر ہم نے اس شخص کے بارے میں رکھ دیا ہے۔ اچھا، میں آج کی اس پریس بریفنگ اور گزشتہ جو 24 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا کہ ایسی کی تیسی اب ملاقات نہیں ہوگی۔ آج ریڈ زون جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا اڈیالہ کے علاقے کے ارد گرد کو مبینہ طور کے اوپر، اور وہاں پر اس کو تقریباً سیل کر دیا گیا۔ یو کین ناٹ وزٹ دیٹ پلیس ناؤ اینی مور۔ تو بہت مطلب اس کو کارڈن کر دیا گیا ہے، میکسیمم ہائی الرٹ ریڈ لسٹڈ سیکیورٹی ڈپلوائے کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو ڈیولپ ہو کر آ رہی ہے۔ تو میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی تمام چیزوں کو جب اسیس کرتا ہوں تو مجھے 5 چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ بات آج سے 1.5-2 سال پہلے میں آپ سے کر چکا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کو قلعدم قرار دے دیا جائے گا، یا آپ میرے بلاگز جا کر دیکھیے، میں نے بار بار کہا کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا، سچویشن ایسی ڈیولپ ہوگی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میری اوپینین ہے، کوئی ڈس ایگری کرنا چاہے تو اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف پر
पाबंदी के लिए कार्रवाई का बाकायदा आगाज मुझे लगता है कि होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK के अंदर गवर्नमेंट है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जिस तरह की गुफ्तगू गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी साहब जो कि इस वक्त फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं PTI की तरफ से और खान साहब की तरफ से, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी बातें आपको याद आएंगी। पहली बात, PTI पर पाबंदी लग सकती है। दूसरी, सुहेल आफरीदी साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो बोल रहे हैं वो PTI कारकुनान हैं, MPAs MNAs हैं, उनकी फैमिली है। तो अब थ्रेशोल्ड जो गिरफ्तारियों का होगा या अरेस्ट का होगा, वो मेरे ख्याल में 1000x के ऊपर होगा, आज से या फिर पीर से, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरू हो गया। और फिर इस सब्जेक्ट मैटर के हक में बोलने वाले सहाफी और यूट्यूबर्स, वो भी इसके रगड़े में आ सकते हैं आने वाले चंद दिन के अंदर, तो उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर सूबे के अंदर किसी और की हुकूमत बने ना बने KPK के अंदर, लेकिन चांसेस आर हाई, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब के कमेंट्स भी देख रहा था, अख्तियार वली साहब के कमेंट्स भी देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या इमरजेंसी लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो जाएगी आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द CM KPK। ये हो सकता है, या ऑन कार्ड्स है, ये हो सकता है। अच्छा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जो कभी भी खुलकर खान साहब की चीज़ों के ऊपर हिमायत में नहीं आई, अपेरेंटली माजरत के साथ, ना कभी उनके ट्वीट्स को रीट्वीट किया, ना उतना खुलकर वो कोई मूव को जनरेट या लीड कर पाए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी गलत फहमी भी हो सकती है, कि तकरीबन तमाम में से ज्यादा MPAs, ज्यादा MNAs और ज्यादा सेनेटर्स, जिनको माजी में या गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर खुलकर बोलना चाहिए था, जो नहीं बोल रहे, जिनके बारे में लफ्ज कंप्रोमाइज्ड इस्तेमाल भी किया गया अलीमा खानम साहिबा और सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसका थ्रेशोल्ड बढ़ेगा इनकी जानिब से। ये अपने आप को खान साहब से या PTI से डिस्टेंस करते हुए नजर आएंगे। ये 5 चीजें मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। ये गुज़िश्ता 24 घंटों की डेवलपमेंट्स बशमूल टुडेज प्रेसर, ये मुझे लगता है। दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन। तीसरा फैमिली और कारकुनान की गिरफ्तारियां। चौथा, गवर्नर राज। और 5वां, मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक और चीज, अब इसके ऊपर जमाइमा और कासिम खान सुलेमान खान कैसे बोलते हैं, कितना बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। और द एटीट्यूड टूवर्ड्स डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज लाइक डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर और बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुईद पीरजादा, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए भी मुश्किलात आने वाले चंद दिन में बढ़ेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आज के इस उसके अंदर मैं देख रहा था, डेवलपमेंट प्रेसर के अंदर मैं देख रहा था, 24 घंटे के अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर देख रहा था। तो ये हो सकता है। मजीद सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, उनके नाम ECLs में डाले जाएंगे, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, उनके सिम्स ब्लॉक, NIC पासपोर्ट्स, ये सब कुछ हो सकता है। जो बाहर मौजूद हैं लोग, जिन कंट्रीज के साथ हमारे मुआहदे हैं, उनके साथ तो डायरेक्ट आप एक्सचेंज कर सकते हैं लोगों को। जिनके साथ नहीं भी हैं तो उनको स्टेट लेवल के ऊपर वापस लाने की तैयारी पकड़ी जा सकती है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये असेसमेंट है। इस असेसमेंट, आपको क्या लगता है, आपने भी कमेंट करके नीचे लिखना है कि ये है ऐसा या नहीं है। ये वो बातें हैं जो आपसे मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले कही थी, आज वो पॉइंट आ चुका है। सोराब बरकत जो है उसके हवाले से अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर ने खुलकर बात कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर फौरन ना छोड़ा गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोराब बरकत इज़ वन ऑफ द पर्सनैलिटीज़ जो कि अरेस्ट हुए पाकिस्तान के अंदर। फ्रेश ये बच्चा है। इससे पहले हमने देखा है कि बैरून मुल्क का मीडिया जो बोल रहा है, हमें नहीं पता। हमारे अपने मीडिया के कई ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक ऑफ एयर हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, इंक्लूडिंग काशिफ अब्बासी साहब एंड मैनी अदर्स। तो आने वाले जो दिन हैं वो इतने आसान नहीं है, मज़ीद मुश्किल हो रहे हैं। आज के इस डेवलपमेंट के बाद और गुज़िश्ता 24 घंटे का जो एक थ्रेशोल्ड डेवलप हुआ है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, उसके बाद जो असेसमेंट मेरी थी मैंने आपके सामने रख दिया। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।